गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। एक पेपर अभी अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है यूपीएससी मेंस का, GS1 GS2 3 4 सभी पेपर हो रहे हैं और सभी को मैं एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। जीएस पेपर 1 हम लोग जो क्वेश्चन पेपर किस तरह का आया था, क्या पैटर्न था, क्वेश्चंस कैसे थे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने चेक किया कि 2023 में वो पेपर और 2024 का जो पेपर है इसमें कितनी सिमिलैरिटी थी और क्या क्या डिफरेंस था वो हमने चेक किया। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आपका जो GS2 पेपर आया है पॉलिटी का, उसके क्वेश्चंस जो हैं कैसे आए थे। ठीक है, एक देख लेते हैं इसका लुक कि पेपर हमारे लिए इजी था या टफ था। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पेपर दे चुके हैं, ये हमारे जितने लाभार्थी हैं जो अब पेपर देंगे उनको भी ये एक्सपीरियंस जो है उनको भी हेल्प होगा इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हमने पेपर 1 में समझा था, GS1 में समझा था कि जो क्वेश्चंस आए हैं, आंसर तो मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ इन वीडियोस में। आंसर्स के लिए भी हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे कुछ स्पेशल वीडियो जिसमें सारा डिस्कस होगा कि आंसर्स कैसे आप लोगों ने आपको लिखने चाहिए और आपने लिखे हैं तो बहुत अच्छे ही लिखे होंगे। ठीक है, मुझे ट्रस्ट है आप सब पर और आप सबके हार्डवर्क पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो पेपर आया था, ये पॉलिटिक्स का, पॉलिटी गवर्नेंस आयर्स और सोशल जस्टिस जो पेपर था, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आई होप मेरा वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है क्वेश्चन पेपर जो नया नया होता है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आए और क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स as suggested by various committees with particular reference to one nation one election principle। अब देखो यहाँ पे कितने आप इसे समझिए कि कितना मतलब लेटेस्ट ये अपडेट होकर ये पूरे पैटर्न को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एकदम अपडेटेड है, आजकल पूरे न्यूज पे भी है। वन नेशन वन इलेक्शन हम लोगों ने ये सुना ही था, डिस्कस भी किया था आपके साथ। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी का रिपोर्ट और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आजकल पूरा आपको छाया हुआ है। तो ये अब लॉ पास हो गया है। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि आपका जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होते हैं उसकी जरूरत क्या पड़ती है और जो बाकी कमेटियां जो सजेस्ट कर रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए, ऐसा क्यों है। ठीक है, सिंपल पूछा गया है और बहुत सिंपल इसका क्वेश्चन भी है, बस आपको थोड़ा स्टैटिक आंसर विद सम फैक्ट्स के साथ यहाँ पर देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स वेदर दे इंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। यानी लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं। पॉलिटी क्लासेस जो होती हैं उसमें ये सारे टॉपिक तो हमेशा ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, लोक अदालत और आपका जो मध्यस्थता अधिकरण यानी कि और जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो कि मध्यस्थता करते हैं केसेस का, तो उसके बारे में पूछा गया कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्टिंग्विश और एक्सप्लेन दोनों करना है, दोनों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्या ये सिविल और क्रिमिनल केस दोनों ही इंटरटेन करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या दोनों केसेस होते हैं। तो यस, बिल्कुल होते हैं। इसको और आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखना है और आंसर आपके प्रॉम्प्टली होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। देखिए, अगर आप PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर अगर होते हैं, आप प्रैक्टिस जब करते हैं तो आपने कैबिनेट सिस्टम का देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम है, लोक अदालत है, इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, और भी टॉपिक है आपके, उन सब पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। तो कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। ठीक है, यानी द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। अब आपको इसको एलुसिडेट करना है, यानी आपको इसको पूरा इस तथ्य को स्पष्ट करके बताना है कि क्या ऐसा हुआ है कि कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ है, इसकी वजह से
जो पार्लियामेंट है उसकी सुपरमेसी जो है वो कम हो गई है, या वहां पर जो है व्यवहारिक रूप से उतना काम नहीं हो पा रहा है या हाशिए पर चली गई है। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता की बात हो रही है, नॉट पार्लियामेंट्री वर्क बट द जो मेंबर्स जो हैं वहां के, उनकी पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, yes, just a second guys. Question number 4 is, the duty of the comptroller and auditor general is not merely to ensure the legality of the expenditure but also its propriety. हाँ, ओके, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जो कैग की बात है, यहाँ पर कैग का भी, ये भी कंटिन्यू रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक टॉपिक है कैग के बारे में। तो यहाँ ड्यूटीज पूछी गई है कि कंट्रोलर और जो ऑडिटर जनरल होते हैं, उनका काम सिर्फ ये श्योर करना ही नहीं है कि व्यय सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बल्कि ये भी देखना है कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से हो रहा है। अब आप ये टॉपिक समझ रहे हो कहाँ पे जा रहा है। जो इलेक्शन लड़ते समय पैसा जो अलग अलग आपका क्या कहते हैं उसे, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पार्टीज जो है, पार्टीज को जो इलेक्शन के समय पैसा मिलता है या डोनेट कोई कर जाता है या दे देता है, बीच में एक केस बहुत ज्यादा ऊपर हाइप हो रहा था ना, तो कैसे वो पैसा मिल गया, तो इसके लिए मैंने वीडियो भी एक आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर ये कैग जो है उनका काम सिर्फ यही नहीं है कि जो पैसा आ रहा है उसकी देख रेख करना, बल्कि ये भी है कि वो पैसा आ कैसे रहा है। डायरेक्ट तौर पे ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ड्यूटी कैग की क्या क्या है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। Analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons, merging the rural local body with the urban local body. अब यहाँ पर local bodies के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, हर एक स्टेट में, हर एक लोकल एरिया में आपकी लोकल बॉडीज भी काम करती हैं, म्यूनिसिपल पार्टीज भी काम कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है कि जो लोकल बॉडी है और जो अर्बन लोकल बॉडी है, ठीक है, इन दोनों का जो काम है, तो स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका पूछी गई है। विश्लेषण करते हुए देखा गया है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय में विलय करने के फायदे, यानी जो आपके ग्रामीण स्थानीय निकाय थे पहले, जो रूरल लोकल बॉडीज थी, वो अर्बन लोकल बॉडीज के साथ जो मर्ज कर दिया गया है, उसके फायदे बताइए और नुकसान भी बताइए। क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें इस तरह से पूछी गई हैं। तो ये क्वेश्चन इजी था, आपने अगर पढ़ा हुआ है इसके बारे में तो ये इजी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इशू। ठीक है, कमेंट करना है। कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। ठीक है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि अब आपको यहाँ पर जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनमें पूछा गया कि भाई ये भारत को ज्यादा विकास दिला सकते हैं, कैसे विकास दिला सकते हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, कर लेंगे आप। कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम आपको मेंशन करने होंगे जो फेमस है, तो उसके बाद ये आंसर आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट अ विशियस साइकिल adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? Okay, so निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं। तो ये वाला जो है पूरे एस्से पैटर्न का परफेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कई बार पहले हमने सुना हुआ है, हमसे मतलब देखा भी है, पीवाईक्यू में भी हमने देखा है कि निर्धनता के बारे में पूछा जाता है, पॉवर्टी के बारे में तो कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोनों ही मतलब नुकसानदायक है, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि पॉवर्टी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन विच इज इंटरकनेक्टेड विद द पॉवर्टी एज वेल, तो इसको कैसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8,
The doctrine of democratic governance make it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servant become absolutely positive. Discuss. इस बार के पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही प्रभावी आए। वैसे तो हर बार क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। ये डबल हो गया यहाँ पर, इसको कट कर देते हैं। ओके, सो प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत ये अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, ठीक है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनी रहे, तो विवेचना कीजिए। सो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो इस समय बहुत सारे कंफ्यूजन जब क्रिएट हो जाती है, जैसे हम बांग्लादेश का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद भी सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा चेंज हुई और आज के हालात आप जानते हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी है कि पब्लिक परसेप्शन जो है, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये जो है हर चीज को लेकर चलना पड़ेगा। लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा भी और उसकी प्रतिबद्धता। अब ये आप लोगों के लिए है कि भाई आप जब एज अ पर्सन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चुने जाएंगे, तो आप लोग अपनी सत्यनिष्ठा और अपनी प्रतिबद्धता किस तरह से व्यक्त करते हैं, किस तरह से आपकी जो वर्किंग स्टाइल है वो भारत के लिए या देश के लिए हेल्प करती है। तो बहुत सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन में लिखकर दे सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with example. बहुत टाइम आप लोगों ने सुना है कि चाइना का सामान लेना बंद कीजिए और चाइना का जो है प्रोडक्ट बंद कीजिए। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। वेस्ट क्या कर रहा है, वो इंडिया को, मतलब द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया, इस तरह से इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है, जो इकोनॉमिक पावर है, सभी चेंज हो रही है। तो अगर इकोनॉमिक तौर पे देखा जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री, फास्ट मूविंग डेवलप्ड की तरफ चल रही है, ठीक है। अगर सिचुएशन पॉजिटिव रही तो हम और भी अच्छे रिजल्ट्स जल्दी ही लाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, पूछा गया है कि किस तरह से चाइना की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट जो है इंडिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहा है, या अपना जो कंट्रोल करना चाहता है कि चाइना जो है इतना आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि चाइना का आगे बढ़ना बाकी सारे देशों के लिए जरूर परेशानी का कारण बनता है, इवन भारत के लिए। तो एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ आपने घटनाएं देखी होंगी। तो चाइना का बढ़ता हुआ जो है डोमिनेंस इकोनॉमी के ऊपर कितना ज्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, और उसके बाद वो यहाँ तक कि आपका सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा नहीं है, भारत के ही नहीं वेस्ट की सिक्योरिटी के लिए भी चाइना का इस तरह से डोमिनेंट होना अच्छा नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। Then question 10, critically analyze India's involving diplomatic, economic and strategic। अब देखो यहाँ ऊपर क्या पूछा है और यहाँ नीचे क्या पूछ लिया है, ध्यान से समझो इस बात। क्रिटिकली एनालाइज कीजिए इंडिया की इन्वॉल्वमेंट डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पूछ लिया गया है, ठीक है। हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, यानी मध्य एशियाई गणराज्य जो हैं उनके साथ भारत के विकसित होते हुए राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते हुए महत्व पर भी प्रकाश डालिए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से मेंशन की होंगी आप लोगों ने, और जो आने वाले हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो भी समझ रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कंट्री मेनली जापान है ना, जापान, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज जो है वो पार्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिसेंटली पास्ड एंड इम्पोज्ड द पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024। एक रिसेंट में एक एक्ट पास हुआ है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीट्स, ओके, द पब्लिक एग्जामिनेशन, वेदर यूनिवर्सिटी, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन 2 आर कवर्ड अंडर द एक्ट। तो आपसे
250 वर्ड्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में आपको लिखना था। तो हाल फिलहाल में जो जितने भी चीटिंग वाला केसेस आया है एग्जामिनेशंस में, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कानून जो बने हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट ये पास किया गया है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि आपको ये परीक्षाएं, ठीक है, इसके अंतर्गत आती हैं, यूनिवर्सिटी और स्टेट वाली जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और दूसरा इस एक्ट के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये एक्ट क्या है, कब पास हुआ, छोटी छोटी जानकारियों से लेते हुए बड़ा इसको एक्सप्लेन आप लोग कर सकते थे, बिकॉज दे नीड दिस आंसर इन 250 वर्ड्स, यू हैव टू एक्सप्लेन each and every point which is connected to this act. Okay, so next question number 12 है, right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under article 21 of the constitution. ठीक है, article 21 के बारे में डिस्कस हो रहा है। Explain in this reference, discuss the law relating to DNA testing of child in the womb to establish its paternity. Yes, निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है, यानी आपको आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि देखिए सिचुएशंस कई बार ऐसी होती हैं, ऐसे घटनाएं घटती हैं कि वो घटनाओं का रेफरेंस आप लेंगे, कोई ऐसा जो एक्ट पास हुआ है किससे कनेक्ट है और क्या रीजन है, वो सारी चीजें मेंशन करते हुए आपको, ओके। सो यहाँ पर यही पूछा गया है कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस तरह का लॉ है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसका तो पूरा आंसर ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है पूरा आंसर ही मैं बताने लग जाऊंगी, तो इतना टाइम टेकिंग नहीं करना है ये वीडियो में, तो सिर्फ क्वेश्चंस पे हम लोगों को फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आपको डिटेल में सभी के आंसर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, सजेस्ट मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं, संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। आप भी अपने तरफ से उपाय सुझाइए। नाउ दिस इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज सिचुएशन कई बार क्रिटिकल हो जाती है सेंटर बिटवीन स्टेट, ठीक है। तो जो पावर्स को लेकर और फिर कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर, तो आपको अपने बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू को सोच समझ के यहाँ पर पेश करना था। और दूसरा, जो भी बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया एज द रिजल्ट ऑफ इट हैज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। वाओ, दिस इज नाइस, राइट। सो भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण को स्पष्ट कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? अब आपको यहाँ पर आंसर करना है इस बारे में कि जो जनहित याचिकाएं दायर होती हैं, पीआईएल दायर होती हैं, वो इतनी ज्यादा जो बढ़ रही हैं, उसका क्या कारण है, ठीक है। और भारत की जो जुडिशरी सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत का वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल जुडिशरी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, अगर है तो क्यों है? तो ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के साथ तुलना कीजिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों से मिलाकर, बहुत सारे देशों की जो गुणवत्ता वाली चीजें थी मिलाकर बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान जो है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि जो इंडिया है, डज इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट and compare with the secular principle of the US Constitution। अब यहाँ पर सेकुलर का पहले आपको मीनिंग ही करना होगा कि होता क्या है सेकुलरिज्म, और आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म है उसके जो प्रिंसिपल है
उसमें और भारत के सेक्युलर सिस्टम के प्रिंसिपल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। द सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट it is yet to reach its full potential, identify the factors hindering the realizations of its promise and suggest measures to overcome them. Okay, so नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, ठीक है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए। Now you have to write the all causes which can provoke this act, जो रोक सकते हैं, जो इसमें बाधा पहुंचा सकते हैं, और उनको दूर करने के भी उपाय सुझाइए। तो पेपर 2 जो है 250 वर्ड्स इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें दी जाती है लिखने के लिए, और आपका टेक्निक होना चाहिए आंसर लिखने का, तो आप इसके आंसर आराम से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In a crucial domain like public healthcare system, the Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketizations of the system. Suggest some measures through which the state can enhance the reach of public healthcare at the grassroots levels. ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर कर सके। अब आप यहाँ मैक्सिमम जो क्वेश्चंस देख रहे होंगे उसमें हमेशा आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप भी अपनी तरफ से सजेशन बताइए, उपाय बताइए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जैसे भी इस पेपर की जब तैयारी करते हैं तो आपको इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि हर एक क्वेश्चन के प्रिपरेशन में you have to give your own theory related with the answer. Okay? वैसा ही इस क्वेश्चन के साथ है कि आपको लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जो है उससे भारतीय राज्यों को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए क्या भूमिका निभानी चाहिए, इस बारे में सजेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस बार हमारा जो यूपीएससी है उन्होंने एआई की तरफ बहुत ध्यान दिया है, तो आपको भी एआई से रिलेटेड आपके जीएस के जो भी पेपर्स होते हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी in service delivery process. It is as much about multifarious interaction for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of the interactive service model of e-governance. ठीक है, ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर क्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। अब ई गवर्नेंस जो है शहरों में तो आसान है, सब लोग इस चीज को आराम से जानते हैं, यूज भी करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरिया तो ई गवर्नेंस का वहां तक अभी पहुंच थोड़ा सा टफ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह की आपके जो भी आगे क्वेरी आती है उसके बारे में जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा कि आपके आंसर्स जो हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, वर्ड्स और जो इम्पैक्ट होगा उस आंसर का वो भी एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस को देखिए कितने अलग अलग पार्ट्स में डाला गया है। पहले ई गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है उसके नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, मतलब पहले उससे काम पूछ लिया गया कि ई गवर्नेंस का काम क्या है, फिर उसकी पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है, यानी उसकी जो आपका टेक्नोलॉजी है उसकी जो डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी प्रोसेस वो किस तरह का है और उसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या ध्यान रखा जा रहा है, ये सारा सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम आपको यहाँ मेंशन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, टेररिज्म हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। टेररिज्म, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है टेररिज्म के ऊपर कि आतंक जो है वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है।
evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee. अब ये जो कमेटी बनी है उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ मेंशन करना है, ठीक है, और उसके एसोसिएटेड बॉडीज भी आप मेंशन करोगे यहाँ पर कौन कौन है, एंड मिटिगेटिंग दिस थ्रेट एट द इंटरनेशनल लेवल, और उनका काम, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस करोगे, ठीक है। टेररिज्म के पहले तो टेररिज्म के ऊपर लिख दोगे, आपके पास 250 वर्ड्स है ना, तो ये क्वेश्चन को आप आराम से लिख पाओगे। बस इससे रिलेटेड आपको ये जो सीटीसी है उसका क्या वर्क है और पूरा थोड़ा सा मेंशन करना है अच्छे से, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स। देखो भाई मालदीव्स इस बार जो है फंसे हैं बहुत बुरी तरह से। So Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further also discuss how this relationship affects India's maritime security and regional stability amidst international competition. पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं जहां पर बहुत सारी चर्चाएं जो आप बाहर देख रहे होते हैं लोगों में हो रही है, मालदीव्स ने ऐसा किया, उसके मिनिस्टर्स ने ऐसा किया, उनसे रूल ब्रेकअप कर दो, टूरिज्म बंद कर दो, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट द एस्पिरेंट्स आर थिंकिंग अबाउट। तो क्या पूछा है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है, मतलब हमें किस चीज को नॉलेज ध्यान में रखना है कि हमारा जो ट्रेड होता है वैश्विक स्तर पर और जो ऊर्जा प्रवाह है, यानी कि जो हम लोग एनर्जी फ्लोज, आप जानते हैं कि मालदीव्स के साथ हमारा क्या वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम अगर मुद्दे को ध्यान में रखें तो अब हमें बताना है कि भाई हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित कर सकता है अगर मालदीव से हमारा बातचीत बंद हो जाता है, यानी अगर हमारे झगड़े बढ़ जाते हैं या हम उनकी झगड़े तो हम भारत ने तो नहीं डायरेक्ट लिए हैं, बट हाँ कुछ ऐसा बीच में, तो कहते हैं ना दो दोस्तों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है, तो मालदीव्स को भी प्रॉब्लम यही हुई कि कोई और कुछ और बोल रहा है तो मालदीव्स भी उसी हिसाब से एक्शन करने लगा। लेकिन इन चीजों को हमें ये समझना है कि रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, मेंटेन रखने, और ये सारा है भी हमें आंसर्स में दिखना था। तो मोटा मोटी अगर मैं पेपर का डिस्कशन देखूं तो पेपर अच्छा था, पेपर इजी मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछ ली गई थी। तो आप पॉलिटी, गवर्नेंस, हायर सोशल जस्टिस, ये जब टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो बहुत मजबूती से तैयार करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपको परेशानी है, क्वेश्चंस आए आपके या आपके माइंड में कुछ भी ऐसे आता है जो हमारे लिए सजेशन का काम करता है, तो वी आर मोस्ट वेलकम। यू जस्ट put your comment in a comment section and we are there to contact you. So thank you so much. We'll meet soon in our next video.